आपको यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि अगर माइनर किसी एग्रीमेंट में एंटर होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हमें इतना बता दिया कि मेजर इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? जो पार्टी मेजर है। जो पार्टी माइनर है वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं रखेगी। लेकिन अगर कोई माइनर किसी एग्रीमेंट में एंटर होता है तो व्हाट इज द नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट? ये आज का हमारा टॉपिक है। एग्जाम्स में भी आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अगर कोई माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उसका नेचर क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, माइनर्स एग्रीमेंट का जो प्रकृति है, नेचर है, वो क्या होगा। तो इन पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हेडिंग लगा लीजिए। यहाँ पर इस एक्ट में जो मेंशन किया गया है कि माइनर एग्रीमेंट नहीं कर सकता, इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। यहाँ हम माइनर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अवयस्क के हितों को क्या करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, ताकि अगर कोई बिलो 18 माइनर है तो ऐसा ना हो जाए कि उसके राइट्स को कोई व्यक्ति जो मेजर व्यक्ति है वो नुकसान पहुंचा जाए। 15 साल का लड़का है, अगर उसने किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया है, वो अभी ठीक से समझता भी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का मतलब क्या है, और हम उसे बाइंडिंग करके किसी लीगल लाइबिलिटी में ले आएंगे तो वो गलत है। तो यहाँ पर माइनर को प्रोटेक्ट करना है। और ऐसा भी नहीं हो जाए कि माइनर की जो माइनॉरिटी है उसका फायदा वो उठा ले और मेजर लोगों को कोई नुकसान पहुंचा दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इनको ध्यान रखते हुए माइनर के एग्रीमेंट्स कुछ ऐसे हैं जिन्हें एनफोर्स भी कराया जा सकेगा, और कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जिनमें माइनर के एग्रीमेंट्स को वॉइड एग्रीमेंट माना गया है। आप हेडिंग लगा लीजिए, नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। अवयस्क के करार की प्रकृति। उसमें सबसे पहला लिखिए वॉइड एब इनिशियो, प्रारंभ से ही शून्य। और उसमें एक केस लिखिए मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। मैं आपको पहले तो सारे पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, फिर अपन डिस्कस करते हैं। 1903 का ये मामला है, मोहरी बीवी धर्मोदास घोष का मामला। Number 2, minor can be a promisee or beneficiary. Minor can be a promisee or beneficiary. अवयस्क वचनदाता या लाभ ग्रहीता की स्थिति में। नेक्स्ट लिखिए नो रैटिफिकेशन। मैम हिंदी वाला रिपीट करेंगे प्लीज। अवयस्क वचनदाता या लाभ ग्रहीता होने की स्थिति में। नेक्स्ट लिखिए नो रैटिफिकेशन, अनुसमर्थन नहीं। नो रैटिफिकेशन, अनुसमर्थन नहीं। नेक्स्ट लिखिए रेस्टिट्यूशन, प्रत्यास्थापना। रेस्टिट्यूशन, प्रत्यास्थापना। नेक्स्ट लिखिए नो एस्टॉपल, नो एस्टॉपल। एंड कैन प्लीड माइनॉरिटी, एंड कैन प्लीड माइनॉरिटी। विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होगा, विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अगला लिखिए नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, विनिर्दिष्ट निष्पादन नहीं। नेक्स्ट लिखिए कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट्स और गार्जियन, कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट्स और गार्जियन। नेक्स्ट है नो लाइबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का दायित्व नहीं।
अगला लिखिए माइनर एजेंट, अवयस्क अभिकर्ता। नेक्स्ट लिखिए माइनर पार्टनर, अवयस्क साझेदार। नेक्स्ट है गारंटी फॉर एंड बाय माइनर, गारंटी फॉर एंड बाय माइनर। अवयस्क के लिए एवं अवयस्क द्वारा गारंटी, एवं अवयस्क द्वारा गारंटी। नेक्स्ट माइनर एंड इंसॉल्वेंसी, माइनर एंड इंसॉल्वेंसी, अवयस्क एवं दिवालिया अधिनियम। नेक्स्ट माइनर एज जॉइंट प्रोमिसर, अवयस्क वचनदाता की स्थिति में। नेक्स्ट माइनर शेयर होल्डर, अवयस्क अंशधारी। नेक्स्ट माइनर एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, माइनर एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अवयस्क एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम। नेक्स्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, सेवा संविदाएं। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपेरेंटाइजशिप, प्रशिक्षुता की संविदाएं। नेक्स्ट माइनर एज ट्रेड यूनियन मेंबर, अवयस्क व्यापार संघ के सदस्य के रूप में, अवयस्क व्यापार संघ के सदस्य के रूप में। नेक्स्ट लायबिलिटी फॉर टॉर्ट, अपकृत्य के लिए दायित्व। लास्ट लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ, जीवन की आवश्यकताओं के संबंध में दायित्व। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला आपने लिखा है वॉइड एब इनिशियो, अवयस्क के जो करार होते हैं वो प्रारंभ से ही शून्य होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से सुनना, जो भी चीजें हैं एक एक पॉइंट। हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 10 ने हमें बताया कि माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज कैपेसिटी नहीं है उसमें, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सेक्शन 10 ने हमें बताया कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, संविदा करने के लिए पक्षकार सक्षम होने चाहिए। और 11 ने बताया कि सक्षम कौन है कौन नहीं। हमें पता चला माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है, यानी माइनर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होगा, माइनर तो सिर्फ एग्रीमेंट कर सकता है। लेकिन इन्होंने इतना बता के छोड़ दिया, इस कानून ने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमें आगे कुछ बताया ही नहीं, हमें इतना ही बता के छोड़ दिया कि यहाँ पे माइनर तो जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। लेकिन कई बार ऐसी भी तो सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं कि जो माइनर है वो किसी एग्रीमेंट में एंटर होता है, एक पक्षकार कौन होता है, माइनर होता है, फिर क्या करे, ऐसे एग्रीमेंट्स का नेचर क्या होगा इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। तो क्या किया जाए, देखिए अपना जब लॉ बना है तो इस कानून का जो बेस है वो क्या है, इंग्लिश लॉ। तो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से क्या होता था, इंडियन लॉ में अगर कोई वैक्यूम मिल रहा है, जैसे 1872 का आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें अगर सारी चीजें नहीं है तो हमें कहाँ से निकालनी पड़ेंगी, हमें इंग्लैंड के कॉमन लॉ से निकालनी पड़ेंगी।
अब उस समय वहां पे इंग्लैंड में जो कॉमन लॉ चल रहा था, उस समय नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट था कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता था। क्या माना जाता था? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शून्य करणीय संविदा। तो यहाँ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन को लेके चलें, क्या करें? हमारे सामने इंडिया में कोई पिक्चर क्लियर ही नहीं था। व्हाट वी हैव टू डू, कि जब माइनर किसी एग्रीमेंट में एंटर हो रहा है तो अब क्या करें, इसको क्या माने? क्योंकि इन्होंने तो हमें क्लियर ही नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने। हम इसे वॉइड एग्रीमेंट माने, इलीगल एग्रीमेंट माने, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माने, क्या माने? क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो मान नहीं सकते। तो हम किसके पीछे पीछे चले? कॉमन लॉ, इंग्लैंड के कॉमन लॉ के पीछे चले, और हमने क्या मानने लग गए इसको कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन आपका ये जो केस आया, मैंने आपको नोट भी कराया है, कौन सा? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। 1903 का ये जो मामला आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है। और इस केस में जो प्रिंसिपल आया वो क्या आया कि माइनर्स एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो। अव्यस्त के करार क्या होते हैं? प्रारंभ से ही शून्य होते हैं। ये प्रिंसिपल आ गया। ये प्रिंसिपल दिया किसने? ये दिया प्रीवी काउंसिल ने। तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जैसी, जो अभी हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन तब हमारी अपीलें क्या होती थी? यहां से कहा जाती थी? इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल में जाती थी। आ रही है बात समझ में? क्या? प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड में था, वहां पे हमारी अपील जाती थी। तो यहाँ का जो कैलकाटा हाई कोर्ट था, वहां पे ये डिसीजन हुआ था। तो ये चल रहा था मामला। अब अपील कहाँ करें? हाईएस्ट अथॉरिटी तब अपनी कहाँ थी? प्रीवी काउंसिल। तो ये 1903 का मामला है। तो वहां प्रीवी काउंसिल में हाईएस्ट अथॉरिटी वही थी हमारी उस वक्त। वहां पे ये मामला गया, और इस मामले में जो प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ वो कौन सा हुआ? माइनर्स एग्रीमेंट्स आर वॉइड। माइनर के एग्रीमेंट को वॉइड नहीं माना गया, सॉरी वॉइडेबल नहीं माना गया, क्योंकि इससे पहले तक पिक्चर क्लियर नहीं थी, एम्बिग्विटी थी। सब लोग क्या मानते थे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मानते थे। तो इसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान के इसको वॉइड एग्रीमेंट माना गया। इसीलिए आपके लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिया गया जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस को आपको कल पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास में, और इसका जो ब्रीफ है आउटलाइन वो आपको बताना है कि क्या है ना? डिस्कस तो अपन अभी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप लोगों का होमवर्क रह जाएगा। आप अपनी तरफ से इसको थोड़ा सा पढ़ के आइए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके? उसके बाद देखिए, माइनर कैन बी ए प्रोमिसी और बेनिफिशियरी। माइनर प्रोमिसी या बेनिफिशियरी होता है तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? प्रोमिसी या बेनिफिशियरी का मतलब क्या हुआ कि माइनर ने अपनी तरफ से परफॉर्मेंस कर दिया। परफॉर्मेंस किसकी तरफ से बाकी है? दूसरे व्यक्ति की तरफ से। जैसे मान लीजिए आप एक ग्रोसरी मर्चेंट से कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं, और वो ग्रोसरी मर्चेंट जो है कौन है? माइनर है। उसके पिताजी तो गए हुए हैं सामान लेने, वो दुकान बैठा बैठा है, वो संभाल रहा है। आपने उससे कहा भाई मुझे 5,000 का ग्रोसरी का सामान चाहिए। आपने उससे सामान ले लिया। अब पैसा देने की जब आपकी बारी आई तो आपने कहा भैया मैं आपके फादर को दे दूंगा, आपने पता नहीं रेट लिस्ट सही लगाई हो या नहीं लगाई हो। तो उस बच्चे ने भी कहा ठीक है, डजेंट मैटर, आप ये सामान ले जाओ, पैसा मुझे आप कल दे देना, मेरे पिताजी को दे देना। अब यहाँ पे किसकी तरफ से परफॉर्मेंस हो गया? उस माइनर की तरफ से हो गया। किसकी तरफ से बाकी है? आपकी तरफ से बाकी है पैसा देना। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है? माइनर किस पोजीशन में कहलाएगा? बेनिफिशियरी है माइनर। प्रोमिसी है, मतलब प्रोमिसी या बेनिफिशियरी का मतलब वो अब उस स्टेज में है कि वो अपनी तरफ से परफॉर्मेंस कर चुका है, परफॉर्मेंस दूसरे पक्ष का, मेजर पार्टी का बाकी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको एनफोर्स करा सकते हैं, लागू करा सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं? सूट फाइल कर सकते हैं कि हमने आपको 5,000 रुपए का सामान दिया था, अब आप ये 5,000 रुपए हमें क्या करिए? लौटाइए। आ रही है बात समझ में? क्लियर? तीसरी बात क्या है? नो रैटिफिकेशन
अनुसमर्थन नहीं हो सकता। मतलब अगर एक 16 साल के बच्चे ने कोई एग्रीमेंट में एंटर कर लिया, साइन कर लिया, अब हम क्या कह रहे हैं, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि वो कौन है, माइनर है। लेकिन जब ये 18 साल का हो जाएगा तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को वो क्या करना चाहेगा, रेटिफाई, अप्रूवल करके, कि मैंने ये 16 साल में जब किया था तब तो मैं कॉम्पिटेंट नहीं था, अभी तो मैं 18 साल का हो गया हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, 18 ईयर्स होने के बाद चाहे वही कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, आपको एक नया फॉर्मेशन करना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा, नया संविदा बनेगा, तब जाके आप उसको क्या करा पाओगे, एनफोर्स करा पाओगे। अगला पॉइंट आपने लिखा है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन प्रत्यास्थापना, गिविंग बैक टू द एक्चुअल ओनर। जो वस्तु का स्वामी है, जिसका जो सामान है, उसे वापस लौटा दो। अगर आपके और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किया था वो संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को जो पैसा या वस्तु ली है, दी है, वो हम लौटा देंगे। जैसे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें आपको पता नहीं था, एक माइनर है लड़का, उससे आप गाड़ी खरीद रहे हो, 2 लाख की पुरानी गाड़ी आप खरीद रहे हो, उसने कहा मैं गाड़ी दे दूंगा, आपने कहा ठीक है, ये 20,000 एडवांस ले लो, बाकी पैसा आप गाड़ी जब लाओगे तब दे देंगे। अब यहाँ दो पार्टी कौन सी हो गई, एक माइनर एक मेजर। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, नो क्या मैम। ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये नो। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये तो माइनर हो गया है लड़का, अब हम इसको परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, तो अपन क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो वॉइड एग्रीमेंट है, शून्य करार है, आपको जो 20,000 मैंने दिए थे वो मुझे वापस लौटा दो, और अगर मैंने कोई गाड़ी या कोई सामान लिया है तो वापस आपको दे देती हूँ। तो मतलब पार्टीज को हम प्रीवियस पोजीशन में ले आएंगे, जो उनका सामान, वस्तु, पैसा लिया गया है वो एक दूसरे को पार्टीज लौटा देंगे। इसी को कहते हैं रेस्टिट्यूशन या प्रत्यास्थापना। ये पॉसिबल है। फिर है नो एस्टॉपल एंड कैन प्लीड माइनॉरिटी। एस्टॉपल के बारे में आप लोग जानते हैं, सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट। ये क्या कहता है एस्टॉपल के बारे में, कि अगर कोई मेजर पर्सन किसी बात को कह रहा है तो वो उससे डिनाई नहीं कर सकता, पीछे नहीं मुकर सकता, वो बाउंड है उस बात के लिए। जो उसने शब्द कह दिए उनको पूरा करने के लिए वो पार्टी क्या हो जाती है, बाउंड हो जाती है। लेकिन अगर एक माइनर ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो माइनर अपने स्टेटमेंट को बदल सकता है, वो बाउंड नहीं है रूल ऑफ एस्टॉपल से। तो आप लिखेंगे कि सेक्शन 115 एविडेंस एक्ट जो है वो माइनर को बाउंड नहीं करता, बाध्य नहीं करता। फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात आती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जैसे ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कुछ सामान खरीदने बेचने का, प्रॉपर्टी का, सर्विसेज का, वो पूरा करना पड़ेगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब उसको वैसा का वैसा पूरा करना है। स्पेसिफिक यानी वो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो का वो हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। लेकिन माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे परफॉर्मेंस नहीं करना होता, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता है, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमेशा किसका होता है, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, जो वैध संविदा हो। अगर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है वो तो वॉइड एग्रीमेंट है। तो ऐसे इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट्स की आप एनफोर्समेंट थोड़ी कराओगे, उसको लागू हम नहीं करा सकते। पेरेंट्स या गार्जियन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं माइनर के बिहाफ पे, माइनर की तरफ से अगर माइनर के पेरेंट्स या गार्जियंस कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज नहीं है वो, कि वो माइनर की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लें। हाँ, सिर्फ दो ही बातें हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के फायदे के लिए हो, माइनर के बेनिफिट के लिए हो, और जो पार्टी जो कर रही है कॉन्ट्रैक्ट यानी माइनर के पेरेंट्स या गार्जियंस, वो कैसे हो, खुद सक्षम हो। मतलब जैसे अनसाउंडनेस नहीं होनी चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो मदर या फादर या गार्जियन कॉम्पिटेंट होने चाहिए, सक्षम होने चाहिए, और साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के फायदे के लिए हो। इस सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के पेरेंट्स या गार्जियन कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते।
नो लायबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। अगर कोई माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में साइन करके आ गया है तो इस सिचुएशन में उसके पेरेंट्स की कोई लायबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि ये तो कान सीधा नहीं पकड़ के, अपन डायरेक्ट नहीं पकड़ के इनडायरेक्ट पकड़ रहे हैं, बात तो वही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि माइनर ने किसी डॉक्यूमेंट पे साइन कर लिया तो उसके पेरेंट्स जिम्मेदार हो गए, वो लायबल नहीं होंगे। क्या माइनर एजेंट हो सकता है? यस, सेक्शन 183 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये कहता है कि माइनर एजेंट हो सकता है, अपन उसे एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। माइनर पार्टनर हो सकता है? आंसर इज यस। क्या? किसकी कैपेसिटी में? एजेंट की कैपेसिटी में कर सकता है ना वो। मैंने मैंने किसी को एजेंट अपॉइंट किया जो कि 15 साल का लड़का है, मैं कौन हूँ? मेजर हूँ। तो जो एजेंसी का लॉ है सेक्शन 183, वो क्या कह रहा है कि आप माइनर को एजेंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें क्या है कि आपने उसे जो काम दिया, अगर वो कोई गलती करेगा तो हम उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैंने ही कहा था कि तुम प्रॉपर्टी खरीदो, मैंने ही कहा था कि तुम ये प्रॉपर्टी बेचो, उसमें वो गलती अगर कोई करेगा तो उस गलती के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, उस माइनर को मैं लायबल नहीं ठहरा सकती। तो माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट बट ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल एज अ मेजर पर्सन। और माइनर एजेंट ही बन सकता है, वो प्रिंसिपल नहीं बन सकता, मतलब वो किसी और को अपना एजेंट नहीं बना सकता, खुद वो एजेंट बन सकता है। माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? आंसर इज यस, माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी भी कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? कि माइनर जो है वो फुली पेड अप शेयर्स खरीद सकता है। सॉरी, माइनर जो है पार्टनर जब बनेगा तो वो ओनली फॉर प्रॉफिट्स जो है वो शामिल हो सकता है, केवल लाभों के लिए शामिल होगा, हम उसको लॉसेस के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते। और विद द कंसेंट ऑफ ऑल, जितने भी साझेदार उस फर्म में हैं उन सबकी कंसेंट होगी, सहमति होगी, तब जाके वो साझेदार बनाया जा सकेगा। अगला पॉइंट देखिए, माइनर फॉर गारंटी फॉर एंड बाय माइनर। क्या माइनर के लिए गारंटी दी जा सकती है? आंसर इज यस। हम अगर माइनर के लिए गारंटी देना चाहें, मैं किसी माइनर की गारंटी देना चाहती हूँ कि यस इस माइनर की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, ये काम अच्छा करेगा, ईमानदारी से करेगा, ऐसी गारंटी उसके लिए दी जा सकती है। कौन देगा? मेजर। लेकिन क्या माइनर गारंटी दे सकता है? बाय माइनर गारंटी दी जा सकती है? नहीं, वो तो खुद ही अभी इनकॉम्पिटेंट है, वो गारंटी कैसे देगा? तो माइनर के लिए हम गारंटी दे सकते हैं, लेकिन माइनर खुद गारंटर नहीं बन सकता, वो गारंटी नहीं दे सकता। माइनर एंड इंसॉल्वेंसी। क्या माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा सकता है? नो, ही कैन नॉट बी एडजज्ड इंसॉल्वेंट, उसे दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। माइनर जॉइंट प्रोमिसर हो सकता है? आंसर इज यस, माइनर जॉइंट प्रोमिसर हो सकता है। जॉइंट प्रोमिसर का मतलब क्या हुआ? जैसे 4 लोग हैं, उन 4 में से एक माइनर है, ठीक है? 4 लोग हैं, उनमें से एक माइनर है, 3 मेजर है, तो जॉइंटली प्रॉमिस कर रहे हैं ना। 4 लोगों के ग्रुप में से एक माइनर है, तो वो कौन कहलाया? जॉइंट प्रोमिसर। उसमें दिक्कत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी 3 मेजर तो है ना जिम्मेदारी लेने के लिए, अपन माइनर को तो हटा देंगे। हाँ, जितना उसके कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है लाइबिलिटी उन बाकी 3 की होगी। वो पूरा पैसा नहीं भी चुकाएगा तो कौन चुकाएंगे? बाकी 3 चुकाएंगे। माइनर शेयर खरीद सकता है क्या? आंसर इज यस, फॉर फुली पेड अप शेयर्स। यानी उसने किश्तों में नहीं, पूरे शेयर का पैसा दे दिया हो। वैसे आपको पता है कंपनी कैसे मांगती है पैसा? किश्तों में। लेकिन अगर माइनर खरीद रहा है तो कैसे होंगे वो? फुली पेड अप शेयर्स, यानी पूरा पैसा कंपनी को चुकाया जाएगा। और अपने नाम से भी नहीं खरीद सकता, अपने पेरेंट्स या गार्जियन के नाम के साथ वो खरीद सकता।
माइनर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर सकता है क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है चेक हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। आंसर इज यस। माइनर कोई चेक ड्रॉ करना हो, नेगोशिएट करना हो, एंडोर्स करना हो, तो ऐसा कर सकता है और माइनर के फेवर में भी किया जा सकता है। माइनर को अगर हम कोई चेक दे रहे हैं, माइनर हमें कोई चेक दे रहा है, दैट इज पॉसिबल। ये आपका एनआई एक्ट का सेक्शन 26 कहता है। क्या किसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर एंटर हो सकता है या नहीं? आंसर इज नो। माइनर किसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता क्योंकि वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। क्या माइनर के पेरेंट्स उसके बिहाफ पे कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं? आंसर इज नो। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के पेरेंट्स उसको आ, लगवाना चाहे वो पॉसिबल नहीं है कि भैया हमारे बच्चे को हमने यहाँ पे जॉब के लिए लगाया है और पेरेंट्स कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो पॉसिबल नहीं है। केस का नाम लिखे राजरानी वर्सेस प्रेम अदीप। ये भी हम कल डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट केस है। राजरानी वर्सेस प्रेम अदीप। नेक्स्ट चलते हैं अपेरेंटाइजशिप। क्या माइनर जो है अपेरेंटाइजशिप का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? आंसर इज यस। माइनर के पेरेंट्स या गार्जियन उसकी ट्रेनिंग के लिए, पेरेंट्स या गार्जियंस ही हैं जो कि आपका स्कूल कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं, तो वो 14 साल का अगर है कोई ट्रेनिंग में अपन उसको डालना चाहते हैं, तो अगर वो एटलीस्ट 14 ईयर्स का होना चाहिए और फिजिकली फिट होना चाहिए। तो अपेरेंटाइजशिप एक्ट है 1961 का, 1961 का, उसके अकॉर्डिंग उसके पेरेंट्स या गार्जियन भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या माइनर ट्रेड यूनियन का मेंबर हो सकता है? आंसर इज यस। सेक्शन 21 ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ये कहता है कि अगर कोई माइनर 15 साल का है तो वो किसी ट्रेड यूनियन का मेंबर भी बन सकता है, व्यापार संघ का सदस्य वो बन सकता है। टॉर्ट के लिए लाइबिलिटी माइनर की होती है क्योंकि माइनॉरिटी इज नॉट अ डिफेंस इन टॉर्ट। अगर कोई माइनर लड़के ने कोई टॉर्ट कमिट किया है, कोई सिविल रॉन्ग कमिट किया है, तो उसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। नेसेसरी थिंग्स ऑफ लाइफ के लिए लाइबिलिटी होती है सेक्शन 68। कॉन्ट्रैक्ट का जो सेक्शन 68 है वो आप पढ़ेंगे, तो उसमें ये बताया गया है कि जो नेसेसरी थिंग्स ऑफ लाइफ है, जीवन की आवश्यकता की वस्तुएं क्या क्या होती हैं? फूड, अकोमोडेशन, क्लॉथ्स, मेडिसिन, हेल्थ से रिलेटेड चीजें, एजुकेशन, इन मैरिज एक्सपेंसेस, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, इन सब में अगर कोई खर्चा होता है, उसको या तो आप पैसा दे रहे हो माइनर को, या आप वो वस्तु दे रहे हो, आप उसे या तो फूड या अकोमोडेशन प्रोवाइड करवा रहे हो, या उसे उसके लिए पेमेंट कर रहे हो एजुकेशन के लिए, तो वो किस में आएगा? नेसेसरी थिंग्स ऑफ लाइफ में आएगा। तो वो माइनर लाइएबल हो जाएगा। माइनर की अगर कोई प्रॉपर्टी है, उसकी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो लाइएबल होगी, माइनर पर्सनली लाइएबल नहीं होगा। मान लो अपन ने किसी माइनर को कोई एजुकेशन दी है, कोचिंग का जो उसको क्लासेस दिया है, हॉस्टल में उसे रहने की फैसिलिटी दी है, फूड की फैसिलिटी दी है, तो ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि उसको हमने नेसेसरी थिंग्स की सप्लाई की है। जब हम किसी माइनर को नेसेसरी थिंग्स की सप्लाई करते हैं, तो ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और माइनर जिम्मेदार होता है उसका उसका भुगतान करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। इसमें ना सिर्फ माइनर बल्कि माइनर पर डिपेंडेंट लोग भी आ जाते हैं, जो माइनर पर निर्भर हैं, वो लोग भी इसमें शामिल रहेंगे। कंप्लीट। आप बताइए कोई पॉइंट ऐसा जो आपको समझने आया हो। ऑनलाइन में किसी का कोई सवाल? नो मैम। अब आप लोगों के लिए एक तो काम हो गया सेक्शन 68 पढ़ के आने का, और आप लोगों के लिए काम हो गया, दो मैंने केस लिखवाए राजरानी प्रेम अदीप का, और आपको एक केस और मैंने लिखवाया मोहरी बीबी धर्मोदास घोष का। ये आपको पढ़ के आना है।
इसके साथ ही अगर ये जितने भी टॉपिक्स अपन ने आज पढ़े उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो आपको बतानी है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे सकती हूँ कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिनको कि हम एनफोर्स करा सकते हैं ऑल्दो वो माइनर के थ्रू किए गए हैं। अभी जितने चैप्टर में आपने 20-22 जो भी पॉइंट लिखे होंगे, आपको मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनको कि अपन लागू करा सकते हैं, एनफोर्स करा सकते हैं। जो वॉइड है वो तो है ही, एनफोर्स कौन से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर करती हूँ। 15 मिनट बाद आपका नेक्स्ट क्लास शुरू होगा। थैंक यू।